शारिक उसका हाथ सहलाते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शमीना ने भी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शारिक ने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। तुम यहाँ पलंग पर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चारपाई पर सो जाता हूँ। अपने दिल से सारा खौफ निकाल दो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो, शारिक ने कहा और फिर उसका सूटकेस उठाकर नीचे रख दिया और पलंग पर पड़ी हुई 2 चादरों में से एक चादर उठाकर बेडरूम से निकल आया। कमरे से निकलने से पहले उसने तेज रोशनी का बल्ब बुझाकर नीलको रोशनी वाला नाइट बल्ब जला दिया था। दूसरे कमरे में आकर उसने चारपाई उठाकर झाड़ी और उस पर चादर बिछाकर लेट गया। लेटने से पहले उसने कमरे की बत्ती बुझा दी थी, सिर्फ लाउंज की बत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी शारिक वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंच रही थी। शारिक देर में छलंगा सी चारपाई पर पड़ा करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। वो बार बार समीना के बारे में सोच रहा था। वो सो गई होगी, शायद जा गई होगी। रात के 3 बज रहे थे। वो चारपाई छोड़कर नंगे पैर चलता हुआ कमरे से निकला और दबे कदमों समीना वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि समीना सो गई थी या अभी तक जाग रही थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, नीलको रोशनी झलक रही थी। शारिक दरवाजे में रुक गया। उसने अंदर जांग कर देखा, समीना जाग रही थी। उसने शारिक को देख लिया और उठकर बैठ गई। शारिक अंदर आ गया। तो तुम क्यों आए हो? वो अकलाई। शाहरुख को इस वक्त अपने कमरे में देखकर उसका दिल होले होले कांपने लगा था। गलत मत समझो, शारिक ने कहा। वैसे ये देखने आया था कि तुम सो गई हो या जाग गई हो। अगर तुम सो चुकी होती तो मैं यकीनन वापस चला जाता। तुम्हें जागते देखकर अंदर आ गया हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम भी जाग रही हो, क्यों ना बातों में कुछ वक्त गुजार लिया जाए। वो बेड की पट्टी पर बैठ गया। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। रात का पिछला पैर वो दोनों अकेले थे, बल्कि वो शारिक के रहम करम पर थी। अगर शारिक उस पर दस्त दराजगी की कोशिश भी करे तो मजामत नहीं कर सकती थी। चीख कर महल्ले वालों को जमा नहीं कर सकती थी। हमारी इज्जत बचाने के लिए इस घर से भाग नहीं सकती थी, इसलिए कि वो चारों तरफ से घेरे में थी। यहाँ शारिक था। इस 4 दीवारी के बाहर 20 शिकारी दांत लगाए बैठे थे। पुलिस उसके ताक में थी। वो कहीं नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू बाहर आए। तुम रो रही हो? शारिक ने करीब सिरक कर उसका हाथ पकड़ दिया। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या क्या लगाने चाहिए? अपनी बर्बादी पर खुश होना चाहिए? शमीना ने जज्बात की शिद्दत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। देखो शमीमा, शारिक ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, मुझे बार बार अफसोस और निदामत का इजहार करते हुए अच्छा नहीं लगता। जो कुछ होना था हो चुका। अब तो वो नहीं रही जो चंद रोज पहले तब थी। मैं भी वो नहीं जो पहले था। मेरी तरह तुम्हें भी हालात से समझौता कर लेना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि जब इंसान से गलती हो जाए तो लोग उसे संभलने का मौका नहीं देते। मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन मुझे गलतियां करने पर मजबूर किया जाता रहा था। तुम औरत हो, तुमसे एक गलती हुई थी, मुझे पनाह देने की। तुम्हें एक मौका मिला था, लेकिन तुमने उससे फायदा नहीं उठाया। अगर तुम उस मौके से फायदा उठाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया होता तो तुम्हें आज इस सूरत-ए-हाल का सामना न करना पड़ता। मगर तुमसे गलती हो गई थी, दिल क्या तुम मजबूर होकर या किसी भी तरह। उसके बाद तुम गलती पर गलती करती चली गई। पेट दर पेट सर दर्द होने वाली गलतियां तुम्हें दल दल में धकेलती रही। अगर तुम अब भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो तो ऐन मुमकिन है कि कानून तुम्हें मजबूर और बेबस समझकर तुम्हारी उन गलतियों को माफ कर दे। बगैर कानून के ये मुआफिल जिन्हें पुलिस कहा जाता है तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो कदम कदम पर तुम्हारे रास्ते में आएंगे और तुम्हें वो रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देंगे जिससे तुम बचना चाहती हो। ये अपने मफाद के लिए तुम्हें जराइम की दलदल में धकेलते रहेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो समीना। यहाँ जिंदा रहने के लिए अपना हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। आज तुम जिन लोगों से चुप रही हो, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे। क्या मैं इस तरह जिंदा रह सकूंगी, लोगों के लिए खिलौना बनकर? समीना ने सिसकी बढ़ते हुए कहा। जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके हैं, शारिक ने कहा। जिंदगी गुलामों की तरह डर कर और सहन कर भी गुजर जाती है और अपर हैंड होकर भी गुजारी जा सकती है। जब अपर हैंड होने का मौका हासिल हो तो उसे सकने की क्या जरूरत है? जब तुम बालादस्त होकर रहोगी तो कोई तुम्हें खिलौना समझकर तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। समीना ने सिसकी भरी। सब कुछ दिमाग से निकाल दो, शारिक ने कहते हुए आहिस्तगी से उसे अपनी तरफ खींच लिया। समीना ने कोई मुजाहमत नहीं की। उसका सर शारिक के कंधे पर टिक गया। शारिक उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। समीना सिसकियां भरती रही, फिर उसके आंसू थम गए। वो अपने आप में सनसनी की एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी, लेकिन उस सनसनी में खौफ नहीं था। एक अजीब सी कैफियत थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। शारिक ने उसे लिटा दिया। समीना उसके लम्स को महसूस करती रही और जब सुबह समीना बेदार हुई तो वो पहली बार समीना नहीं रही थी। शारिक उसके पहलों में गहरी नींद सो रहा था। समीना एक झटके से उठकर बैठ गई। उसके दिल में एक होक सी उठी थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। माचा गुजर बुरी तरह झुंझलाया हुआ था।
शारिक की वजह से उसे गुज़िश्ता चंद रोज में न सिर्फ लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि उसके 2 बंदे भी मारे जा चुके थे। दौलत की हवस इंसान को कभी एक सतह पर टिकने नहीं देती। हर शख्स कारून से ज्यादा दौलतमंद बनने के ख्वाब देखता है। माजा गुजर का शुमार भी ऐसे लोगों में था। उसने चांगा के कहने में आकर दूध का कारोबार खत्म करके मुंशियात का कारोबार शुरू किया था, और तब उसे पता चला था कि उसूले ज़र का असल जरिया तो यही है। इसमें खतरात तो थे, लेकिन जब दौलत पास हो तो इन खतरात पर भी काबू पाया जा सकता है। वो लाखों रुपए कमा रहा था, मगर उसकी अवध थी कि बढ़ती ही जा रही थी। उसे इस बिजनेस में लाने वाला चांगा ही था। चांगा उसे ज्यादा कमा रहा था, लेकिन मांझा गुजर अब चांगा को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाने लगा। जीरा चांगे का फाज आदमी था। शारिक के आने से जीरे पर अगर जो कोई असर नहीं पड़ा था, मगर मांझा गुजर जीरे के दिन में ये बात बिठाने लगा कि चांगे को अब उस पर एतमाद नहीं रहा। जीरा उसकी बातों में आ गया और मांझा गुजर उसे चांगे से तोड़ने में कामयाब हो गया। जीरे ने चांगे की तय खाने से 15 किलो हीरोइन भी चोरी करके ऊने पौने दामों मांझा गुजर के हवाले कर दी की। मांझा गुजर का मंसूबा ये था कि जीरे के हाथों चांगे को खत्म करवाकर लाहौर की मुंशियात की मार्केट पर काबज हो जाए। लाहौर के मुंशियात फरोशों की तमाम बड़ी पार्टियां चांगा के कब्जे में थी। लाहौर से बाहर की पार्टी भी चांगा इसे माल लेती थी और मांझा गुजर उस पूरी मार्केट पर काबिज होने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। चांगा और जीरा आपस में उलझ पड़े। जीरा मारा गया और चांगा शदीद जख्मी हुआ। मांझा गुजर ने असल में गलत वक्त पर गलत कदम उठाया था। उसे अगर ये इल्म होता कि शारिक इन दिनों लाहौर में नहीं था, तो वो जीरे को चांगा के स्टोर से जीवन चुराने का मशवरा ना देता। उसका मंसूबा तो ये था कि जीरे के ये इवन चोरी करवा कर उसका इल्जाम शारिक पर थोप दिया जाए और शारिक को चांगा की नजरों में गिरा कर उसे गिरोह से निकलवा दिया जाए, और दूसरे मरहले में चांगा को जीरे के हाथों मरवा दिया जाए। इस तरह जीरा भी उसके कब्जे में आ जाता, लेकिन जीरे को भी शार की अदम मौजूदगी का इल्म नहीं था। इस तरह इवन की चोरी का इल्जाम उसी पर आया, क्योंकि तहखाने के राज से सिर्फ वही वाकिफ था और कोई आदमी नहीं जानता था कि कब्र के नीचे कोई तहखाना मौजूद है। इस तरह जीरे का राज अफशा हो गया। चांगा शदीद जख्मी था। उसके फेफड़े में गोली फंसी हुई थी। उसके बचने की कोई उम्मीद ना थी। उस मौके से फायदा उठाते हुए मांझा गुजर ने दूसरी पार्टियों से साथ बात शुरू कर दी, मगर ऐन वक्त पर शार्क कूद पड़ा। वो चांगे से ज्यादा चालाक साबित हुआ। उसने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि मांझा गुजर जैसा गाग आदमी भी चकरा कर रह गया। शारिक ने एक तरफ निक्के पहलवान पर चांगा का 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया, तो दूसरी तरफ ग्वाल मंडी के मौलवी हमीद को मुफ्त हीरोइन देकर उसके आदमियों के मुकाबले पर ला खड़ा कर दिया। मौलवी हमीद आधी कीमत पर हीरोइन फरोख्त करने लगा, जिससे उस इलाके में मांझा गुजर के आदमियों का धंधा ठप हो गया। उसके अलावा शारिक ने दूसरी पार्टियों को भी बड़ी होशियारी से अपने काबू में रखा। मांझा गुजर ने अपने आदमियों के जरिए मौलवी हमीद पर हमला करवा दिया। उस हंगामे में 2 राहगीर और मौलवी अमीर का एक आदमी भी मारा गया और उसका अपना आदमी भी एक पकड़ा गया था। मांझा गुजर के भी 2 आदमी पकड़े गए थे, जिन्हें वो मुक मुकाल करके उसी रात छुड़वा लाया था। दूसरे दिन शारिक ने भी अपने आदमी को छुड़ा लिया। इसी दौरान मांझा गुजर को ये इत्तला मिल गई कि शारिक ग्वाल मंडी के इलाके में मौजूद है। उसने फौरन उसे खत्म करने का प्रोग्राम बना लिया और 2 आदमी उसके पीछे लगा दिए, लेकिन उसका एक आदमी मारा गया और शारिक साफ बच निकला। शारिक पर बराह रास्त हमला करवा कर मांझा गुजर ने उसके खिलाफ गोया बाकायदा ऐलान जंग कर दिया था। उसे तवक्को थी कि शारिक एक आध दिन में जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, मगर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बरक्स शारिक गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गया था। फिर जाने मांझा गुजर को ये यकीन क्यों था कि शारिक अचानक ही उस पर वार करेगा। उसने अपने 2 आदमी शारिक की जासूसी पर लगा दिए। वो दोनों बेस बदलकर शारिक के डेरे के आसपास मुंडलाने लगा। उनमें एक भिखारी बनकर गली के मोड़ पर बैठ गया और दूसरा रिक्शा ड्राइवर के बेस में आसपास मुंडलाने लगा। आखिरी एक रोज मांझा गुजर को इतना मिली कि शारिक अपने डेरे पर आया था। वो रात 11 बजे तक वहां रहा, फिर कहीं चला गया। रिक्शा ड्राइवर ने उसका पीछा किया, मगर वो शारिक की टैक्सी का ताकुब ना रख सका। दूसरे दिन मांझा गुजर को इतना मिली कि शारिक का फैसलाबाद का एजेंट 9 लाख आया हुआ है। मांझा गुजर ने डेरे की निगरानी जारी रखने का हुक्म दिया और फिर उसे ये इतला मिली कि 5 बजे से जरा पहले शारिक भी डेरे पर आ गया था और उसके थोड़ी देर बाद 9 लाख वहां से चला गया था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद शारिक भी डेरे से निकलकर पिछली तलब वाली आबादी की गलियों में गायब हो गया। उस वक्त मांझा गुजर को वो आदमी शारिक का ताकुब कर रहा था तो भिखारी के बेस में था, लेकिन वो उन गलियों में शारिक का ताकुब जारी ना रख सका और शारिक गायब हो गया। 8 बजे के लगभग शारिक और 9 लाख को फिर डेरे में जाते हुए देखा गया। भिखारी उस पर निगाह रखे हुए था। रिक्शा वाला गली के दूसरे मोड़ पर था। शारिक चौक पर पहुंचकर एक टैक्सी में सवार होकर चला गया और वो भिखारी सड़क नापता रह गया।
उसने दौड़कर अपने रिक्शे वाले साथी को इतला दी। उस टैक्सी की तलाश में सड़कों पर रिक्शा दौड़ाता रहा और जब वो वापस आ रहा था तो उसने शारिक की टैक्सी को देख लिया। उसे ये जानकर हैरत हुई थी कि शारिक के साथ टैक्सी में एक औरत भी थी जिसने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था। उसने फौरन रिक्शा मोड़ दिया और टैक्सी का पीछा शुरू कर दिया, लेकिन अदरे चौक पर टैक्सी निकलते ही ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती शुरू होगी। मुमकिन है वो भी रिक्शा निकाल ले जाता, लेकिन ठीक उसी वक्त बाईं तरफ से एक ट्रक आ गया जिसने रिक्शे का रास्ता रोक लिया। ट्रक के पीछे और भी गाड़ियां थी। रिक्शे वाला एक ठंडा सांस भरकर रह गया। वो हसरत भरी नजरों से लम्हा बलम्हा दूर होती हुई शारिक की टैक्सी की अगबी सुर्ख बत्तियों को देखता रहा और जब सिग्नल खुला तो उसने रिक्शा दौड़ा दिया। वो मुख्तलिफ सड़कों पर रिक्शा दौड़ाता रहा। तेरी शारिक वाली टैक्सी कहीं गायब हो चुकी थी। और जब माजिद गुजर को ये रिपोर्ट दी गई कि शारिक को एक औरत के साथ टैक्सी पर जाते हुए देखा गया था तो माजा गुजर उसी पर चढ़ दौड़ा। वो पिछले 6-7 महीने से शारिक को देख रहा था। वो उसके लिए कुछ अजीब सा इंसान साबित हुआ था। उसे ना तो शराब से दिलचस्पी थी और ना ही औरत से। वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि शारिक किसी औरत को टैक्सी पर लेकर गया हुआ। वैसे माजा गुजर नून नक्का के लाहौर आने पर भी चौंका था। ये पहले उसी का साथी था, लेकिन कुछ अर्सा पहले उनमें रकम के लेन देन पर अनबन हो गई थी। नूलका उसके साथ छोड़कर शारिक के कब्जे में चला गया था, जबकि माजा फैसलाबाद में सादिक को उनकी पार्टी से तोड़ने में कामयाब हो गया था। नूनक का मुंशियात फरोशी नहीं, खूनी भी था। माजी को अच्छी तरह याद था कि 1 साल पहले उसने लक्ष्मी चौक पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया था और साफ बच निकला था। पुलिस उसके खिलाफ कोई गवाह पेश नहीं कर सकी थी और अब नूनका का जाना माजा गुजर के ख्याल में खाली विल्लत नहीं हो सकता था। उसके ज़हन में यही ख्याल आया था कि शारिक उस पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है और उसे मोहतात रहने की जरूरत थी। शारिक 2 दिन तक गायब रहा। माजा गुजर के आदमी उसका सुराग नहीं लगा सके थे। नूनका बदस्तूर लाहौर ही में था। माजा गुजर शारिक से उसकी अभी खौफजदा था कि वो उसके बहुत से राज जानता था। वो छांगा के साथ हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता था। छांगा थी उन दिनों माजा गुजर से गाड़ी छीनती थी। शारिक का उसके साथ आना जाना था और शारिक उसके तय खाने के राज से भी वाकिफ था और उसे यह भी मालूम था कि माजा गुजर शहर में हीरोइन की सप्लाई के अलावा सरहदी गांव बीनी के एक जिम्मेदार के साथ स्मगलिंग में भी मुलव्वस है और खुर्दोनोश की एशिया और सोना भारत स्मगल करके वहां से असला और उसी किस्म की चीजें स्मगल करता था। यही सब बातें माजा गुजर को परेशान कर रही थी, इसलिए वो शारिक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इस तरह उसे 2 फायदे होते। पहले तो ये कि उसके राज महफूज रहते और दूसरा ये कि वो लाहौर की मुंशियात की मार्केट पर काबिज हो जाता। लाहौर में और भी कई फैक्ट्रियां थी, मगर माजा गुजर को उसकी परवाह नहीं थी। उसे यकीन था कि शारिक के खत्म हो जाने के बाद बाकी पार्टियां खुद बखुद उसके सामने घुटने टेक देंगी। माजा गुजर के आदमी शारिक की तलाश में गोरे शहर में घूम रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बिलाकर एक और तरकीब उसके जहन में आ गई। उसे किसी सियाने का ये कौल याद आ गया कि जिस दरख्त को गिराना चाहो तो पहले उसकी जड़ों के आसपास की जमीन खोदी जाए। और माजा गुजर ने शारिक की जड़ें खोखली करने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले उसकी नजर निक्के पहलवान पर पड़ी थी। शारिक ने निक्के पहलवान पर 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया था और निक्का पहलवान शारिक की मोहब्बत का कुछ ज्यादा ही दम भरने लगा था। उस रोज माजा गुजर शाम से पहले ही अपने गांव चला गया। गांव से तकरीबन 2 फरलांग दूर उसका बैंसों का डेरा हुआ करता था। बहुत बड़ा था, जहाँ तकरीबन 200 बैंसें बंधा करती थी, लेकिन उसने तमाम बैंसें बेचकर सारा पैसा मुनिशियात के बिजनेस में लगा दिया था। वो बड़ा बहरहाल अब भी मौजूद था। उसके साथ 3-4 कमरे भी थे। माजा गुजर ने गांव से अपना एक आदमी मंगवा लिया जो उसका खाना भी तैयार करके ले आया। रात को खाना खाने के बाद माजा गुजर कमरे में पलंग पर लेट गया। वो बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देख रहा था। रात 11 बजे के करीब कोई गाड़ी वहां कर रुकी और उसके कुछ ही देर बाद उसके 2 आदमी निक्के पहलवान को लेकर अंदर दाखिल हुए। निक्के पहलवान के चेहरे पर खौफ नुमाया था। आओ आओ मेरे निक्के पहलवान, आजकल तो बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहे हो। माजा गुजर उठकर बैठ गया। तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? निक्के पहलवान ने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। वैसे उसे समझने में देर न लगी कि उसे धोखे से पकड़कर यहाँ क्यों लाया गया है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है, माजा गुजर ने उसे घूरते हुए कहा। देखो निक्के, बेड़ी और तुम्हारी दोस्ती पुरानी है। शारिक तो कल का लौंडा है, उसे क्या पता कि कारोबार क्या होता है। वो चंद रोज बाद सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। अगर तुम्हें उसके भाग जाने की उम्मीद है तो इसके दर परेशान क्यों हो? निक्के पहलवान ने उसे घूरा। उसकी वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, माजा गुजर ने कहा। उसके भागने से पहले मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह भागे कि दोबारा खड़ा होने की हिम्मत न कर सके। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? निक्के पहलवान ने कहा।
तुम शारिक को छोड़ दो। माजे गुजर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं शारिक के तमाम आदमियों को उससे तोड़ना चाहता हूँ। वो अकेला रह जाएगा और फिर मैं उसे भागने का रास्ता भी नहीं दूंगा। शारिक खत्म हो जाएगा और लाहौर की पूरी मार्केट पर मेरा कब्जा होगा। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा माजे गुजर, निके पहलवान ने कहा। शारिक को इतना कमजोर नहीं जिसे तुम इस कदर आसानी से भागने पर मजबूर कर सको। उसने अपने पैर बड़ी मजबूती से जमा रखे हैं, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लोग उसका साथ छोड़ दो तो वो अकेला रह जाएगा और उसके पैर खुद ब खुद उखड़ जाएंगे। नहीं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, निके पहलवान ने कहा। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो कि उसने तुम्हारा 2.5 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया था। माजे गुज्जर ने उसे घूरा। ये रकम मुझे लेकर उसके मुंह पर दे मारो जाकर। 2.5 लाख क्या 5 लाख ले लो मुझसे। बात रकम की नहीं माजे, असूल की है, निके पहलवान ने कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, निक्का पहलवान किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ एक काम लेना चाहता हूँ, माजे गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। शारिक रोपोश हो गया है, तुम्हें मालूम होगा कि वो कहाँ है। तुम उसे एक मर्तबा यहाँ ले आओ, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। आगे का मामला मेरे आदमी संभाल लेंगे। शारिक को ये शुबा भी नहीं होगा कि तुम उसे धोखे से यहाँ लाए हो। उसके बदले मैं तुम्हें 5 लाख रुपए नकद दूंगा और बागबान पूरे का पूरा इलाका तुम्हारे कंट्रोल में होगा। मेरे आदमी उस इलाके में धंधा नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता, निके पहलवान ने कहा। मैं शारिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। सोच दो निके पहलवान, माजे गुजर ने उसे घूरा। मेरी पेशकश कबूल करके तुम मैच करोगे। दूसरी सूरत में शारिक का तो मैं बंदोबस्त कर ही लूंगा, मगर तुम्हारा भी जो अंजाम होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अपने अंजाम से नहीं डरता, निके पहलवान ने जवाब दिया, लेकिन मैं शारिक जैसे आदमी के साथ फ्रॉड का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ओए बग्गे, माजे गुजर ने अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, इसको जरा अपनी जबान में समझाओ ना कि मेरे और शारिक में क्या फर्क है। आओ ना जरा मेरे साथ निके पहलवान जी। बग्गे ने निके पहलवान को कॉलर दे पकड़ दिया और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। उन कमरों से चंद कदम आगे एक कुआं था। उस पर एक बहुत मोटा शतीर फूल की तरह कुएं पर रखा हुआ था। अभी वक्त है, मान जा, ऐश करेगा। बग्गे ने निके पहलवान की गर्दन को झटका देते हुए कहा, इनकार करने की सूरत में यह समझ ले कि आज तो तू मेरे हाथ से खर्च हो जाएगा। ओह, मैं ऐसी धमकियों से नहीं डरता, निके पहलवान ने कहा। शारिक में उसे यारी है, कोई मखौल नहीं। मैं अभी बताता हूँ कि यारी क्या होती है, बग्गे ने कहा और अचानक ही उसके मुंह पर जोरदार गुंसा रसीद कर दिया। निका पहलवान के मुंह से चीख निकल गई। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा। बग्गे ने उसे गिरबान से पकड़कर उठा लिया और उसके मुंह पर बेदर पे गूंसे बरसाने लगा। निका पहलवान चीख रहा था, यहाँ तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा, बग्गे ने कहा, इसलिए तुम्हारे चीखने पर कोई पाबंदी नहीं, जितना चाहे चीखते रहो। एक और आदमी भी बग्गे की मदद को पहुंच गया। वो दोनों निके पहलवान की पिटाई करने लगे। निके पहलवान की धोती खुल गई और वो उन दोनों के दरमियान फुटबॉल बना फिटता रहा, लेकिन उसकी जबान पर एक ही जवाब था, नहीं। मोहपरिचित दुबला पतला और छोटे कद का आदमी था, लेकिन बहुत सख्त जान साबित हुआ था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी हर बात मान चुका होता। माजा गुजर दूर खड़ा देख रहा था। उसे भी निके पहलवान पर हैरत हो रही थी। उसका ख्याल था कि 4 हाथ पड़ने के बाद निका पहलवान उसकी बात मान लेगा, मगर वो तो बड़ा सख्त जान साबित हुआ था। इसे कुएं के पानी में 2-4 होते दो, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, उसने बग्गे को मुखातिब करते हुए कहा। बग्गे का साथी ये तमरे से लंबी सी रस्सी उठा लाया। पहले निका पहलवान के हाथ पुष्ट पर बांध दिए, फिर वही रस्सी उसकी बगलों से गुजार कर सर से 1 फुट ऊपर गिरा लगा दी और उन दोनों ने पहलवान को पकड़कर कुएं में लटका दिया। शराब की हल्की सी आवाज से यह पता चल गया कि वो पानी तक पहुंच गया था। माजा गुजर टार्च लेकर आ गया। वो कुएं की मुंडेर पर झुककर ताज की रोशनी में देखने लगा और उसका साथी थोड़ी थोड़ी देर बाद रस्सी ढीली करके निके पहलवान को पानी में गोते देता रहा। उसे जब भी पानी से बाहर निकाला जाता वो चीसना शुरू कर देता। कुएं की मुंडेर पर झुका हुआ माजा गुजर हर मर्तबा उससे पूछता, मगर हर मर्तबा निके पहलवान का जवाब नफी में ही होता। आखिरी मर्तबा निके पहलवान का गोता देकर माजा गुजर के इशारे पर बग्गे ने रस्सी कुएं पर रखे हुए शतीर से बांधी और वो दोनों कुएं की मुंडीर से उतर आए। वो मर जाएगा माजे, बग्गे ने कहा। मरने दो, माजे गुजर ने जवाब दिया। वो मेरे काम नहीं आ सकता, उसे इशारे के काम भी नहीं आना चाहिए। 10 मिनट बाद निके पहलवान को कुएं से निकाला तो वो खत्म हो चुका था। पानी भर जाने से उसका पेट फूल गया था और उसे कुएं की करीबी जमीन पर डाल दिया गया था। वहां कब्र खोदकर दफन कर दो इसे, माजिद गुजर ने बग्गे की तरफ देखते हुए कहा। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। वो साफ जाहिर हो रहा था कि उसे निके पहलवान के मर जाने की जरा सी भी परवाह नहीं थी। बग्गा फावड़ा उठान आया और जिस जगह बैंसू का गोबर जमा किया जाता था वहां गड्ढा खोदने लगा। कमर उसने ज्यादा गहरी नहीं खोदी। वो फावड़ा कब्र के करीब ही छोड़कर निके पहलवान की लाश की तरफ आ गया।
दूसरा आदमी भी उसके साथ ही था। रस्सी खोल दें इसकी, बग्गे ने कहा। रहने दो यार, थोड़ा का नुकसान बर्दाश्त कर लो, बाजार से नई रस्सी ले आना, माजे गुज्जर ने जवाब दिया। बग्गे ने उसके साथी ने नीके पहलवान की लाश उठाकर गड्ढे में डाल दी और उस पर मट्टी भरने लगे।